प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो लेक्चर बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हमने बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के दोनों प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम पर चर्चा की थी। आज हम पहले प्रश्न पत्र के जो आधुनिक हिंदी कविता पर आधारित है उस पर चर्चा करने की आज कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी कविता से संबंधित है और आधुनिक हिंदी कविता का विकास किन चरणों से होकर गुजरता है, किन परिस्थितियों ने आधुनिक हिंदी कविता पर अपना प्रभाव डाला, वो कौन से कवि और रचनाकार हुए जिन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को नए लक्ष्यों की ओर पहुंचाया, नई ऊंचाइयां दी, वो कौन से मूवमेंट थे जिनके कारण आधुनिक हिंदी कविता आगे बढ़ी। इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और मैं आपके साथ हूं डॉक्टर अनूप सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज थानागाजी से। प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक हिंदी कविता से पूर्व हम यह जानना चाहेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। पिछली कक्षाओं में आपने इसका परिचय प्राप्त किया होगा। हिंदी साहित्य का जो पहला काल है वो है आदिकाल, फिर है भक्ति काल, उसके बाद रीतिकाल और फिर वर्तमान काल। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन करते समय आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा था और वह इसलिए कहा था कि गद्य लेखन की परंपरा और प्रवृत्ति इस काल में अधिक मुखर होती दिखाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कविता कहीं पीछे छूट गई हो, कविता का भी पर्याप्त विकास होता है। इसलिए गद्य काल की अपेक्षा आलोचकों ने इस काल को आधुनिक काल नाम देना ही उचित समझा और अब यही नाम प्रचलित है। आधुनिक काल में गद्य और पद्य दोनों में ही साहित्य की रचना होती है, लेकिन हमारा जो पहला प्रश्न पत्र है बीए पार्ट 3 का, वो आधुनिक हिंदी कविता से संबंधित है। इसलिए हम आधुनिक हिंदी कविता के विकास पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ आधुनिक काल से तो है ही है, लेकिन जिस तरह गद्य का आरंभ भारतेंदु युग से होता है, उस तरह से आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ भारतेंदु युग से नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि भारतेंदु युग में हिंदी कविता एक तो अपनी नई भाषा में रूपांतरित नहीं हो रही थी। उस समय की कविता ब्रज में ही रची और लिखी जा रही थी, जैसा कि रीतिकाल में चल रही थी। और कविता की जो प्रवृत्तियां थी उनमें अधिकांश वही प्रवृत्तियां थी जो रीतिकाल में चल रही थी। तो एक तरह से ये कहें कि रीतिकाल का ही एक विस्तार था भारतेंदु युग की कविता, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन कुछ प्रवृत्तियां ऐसी थी जो आधुनिकता का समावेश इस कविता में कर रही थी। भले ही वह ब्रज में लिखी जा रही थी, भले ही उसमें श्रृंगारिकता थी, भले ही उसमें भक्ति भावना थी, भले ही उसमें अन्य और चित्र थे जो रीतिकाल में थे, लेकिन एक तो राष्ट्रीय चेतना की भावना जो उतने मुखर रूप से तो नहीं थी जैसी कि होनी चाहिए थी, लेकिन आर्थिक शोषण के बहाने से हमारी राष्ट्रीय चेतना की भावना विकसित हो रही थी। दूसरी, सामाजिक धार्मिक जो कुरीतियाँ थी, रूढ़ियाँ थी, अंधविश्वास थे, ऐसी चीज़ें थी जो हमारे समाज को जड़ बनाई हुई थी, उन पर कविता में ये कवि चोट कर रहे थे, लिख रहे थे। एक तीसरी प्रवृत्ति और थी, हास्य और व्यंग्य की। राजनीतिक व्यंग्य इस कविता में अपना स्थान पा रहे थे। एक तरह से हम कहें कि भारतेंदु युग की कविता में रीतिकाल के साथ साथ समसामयिकता और सामाजिकता का प्रवेश हो रहा था। यही वो कारण है, यही वो चीज़ें हैं जो आधुनिक हिंदी कविता की पृष्ठभूमि बनते हैं, जो आगे चलकर द्वितीय युग से पल्लवित होती हैं, विकसित होती हैं। इसलिए भारतेंदु युग से हिंदी कविता का विकास नहीं मानते हुए
हम द्विवेदी युग से आधुनिक हिंदी कविता का विकास मानते हैं। उसका कारण यह रहा कि एक तो भारतेंदु युग में गद्य में तो हिंदी यानी कि खड़ी बोली हिंदी में रचनाएं होने लग रही थी, लेकिन कविता में नहीं। कविता में अभी भी ब्रजभाषा ही थी। द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों में ही हिंदी भाषा का प्रयोग होने लगा था। दूसरे, जो श्रृंगारिकता, जो सामंतवादी चित्र, जो नारी के एक तरह से कहें कि विलासिता के जो चित्र खींचे जा रहे थे, श्रृंगार के जो चित्र खींचे जा रहे थे, जो मानसल जो शरीरी सौंदर्य था उसके चित्र खींचे जा रहे थे, वो द्विवेदी युग से बिल्कुल हट गए थे और एक नई चेतना के वाहक हमारी हिंदी कविता बन रही थी। खासकर उसमें राष्ट्रीय चेतना का भाव मुखर हो गया था। हमारी सामाजिक नीतियों और आदर्शों की बात उसमें होने लग गई थी। नैतिकता का आग्रह इस कविता में था। प्रकृति के स्वच्छंद चित्रण इस कविता में मिले और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा, स्त्री के सम्मान के प्रति यह कविता प्रतिबद्ध थी। ये सब चीज़ें द्विवेदी युग की कविता में और वो भी हिंदी भाषा में चित्रित हुई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता का वास्तविक रूप से प्रारंभ होता है। भारतेंदु युग में एक बात और थी कि भारतेंदु मंडल के जितने भी सदस्य थे, जिनमें आप भारतेंदु हरिश्चंद्र का तो नाम ले ही सकते हैं, प्रताप नारायण मिश्र थे, बालकृष्ण भट्ट थे, अंबिका दत्त व्यास थे, राधाचरण गोस्वामी थे, ठाकुर जगन मोहन थे। इस तरह के जो लेखक थे वो भारतेंदु मंडल के सदस्य कहे जाते थे। ये क्योंकि भारतेंदु से प्रभावित थे, भारतेंदु के नेतृत्व में साहित्य रचना कर रहे थे और लगभग उसी धारा में चल रहे थे जिस धारा में भारतेंदु चल रहे थे। तो इन लोगों ने गद्य को अपनाया क्योंकि गद्य में हिंदी भाषा प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उसमें अपनी बातों को समझाना, कहना, विश्लेषण करना आसान था। ब्रज में ऐसी गद्य की कोई परंपरा थी नहीं, तो इसलिए कविता पर इन्होंने इतना नवोन्मेष नहीं किया जितना इन्होंने हिंदी में गद्य में किया। इसलिए गद्य की भाषा जो आगे चलकर और विकसित हुई वो द्विवेदी युग से कविता में भी आ गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग में ही हिंदी कविता का विकास प्रारंभ होता है। हम बात करते हैं कि द्विवेदी युग में ऐसी कौन सी कविता की विशेषताएं हैं और कौन से कवि हुए हैं जिन्होंने हिंदी कविता में अपना योगदान दिया। द्विवेदी युग में दो चीज़ों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जिनके नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया है, और दूसरे सरस्वती पत्रिका, ये साहित्यिक पत्रिका थी जिसका संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। सरस्वती पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन 1900 से शुरू होता है, लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में इसका संपादन का भार संभाला और तब से ही यह प्रसिद्ध हुई है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस बात के बड़े पक्षधर थे कि गद्य और पद्य दोनों में ही नई भाषा यानी कि हिंदी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। हमारे लेखकों को और कवियों को हमारी सामाजिक, हमारे लोगों की भावनाओं से जुड़ना चाहिए। हमारे देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, आंदोलन से इन कवियों को सीधे जुड़ना चाहिए। वो सब बातें हमारी कविता में और हमारे साहित्य में होनी चाहिए जो हमारे देश के लोगों को देश के लोगों में देश भावना भरे, राष्ट्र प्रेम पैदा करे। हमारे देश के लोगों में जो सामाजिक कुरीतियाँ और आडंबर और अंधविश्वास हैं उनको दूर करने में यह कविता सहायक सिद्ध हो। हमारे कवियों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे लेखकों को और कवियों को अपनी कविता और साहित्य में स्त्री के सम्मान के लिए ऐसी रचनाएं लिखनी चाहिए जिससे लोग प्रेरणा प्राप्त करें और जो जड़ता की जो स्थिति थी, नारी के प्रति एक अलग तरह का जो वातावरण, सामंतीय वातावरण था, वो दूर हो। प्रकृति से सीधे जुड़ना चाहिए इन लेखकों को, इन कवियों को। ये सब बातें द्विवेदी आग्रह कर रहे थे और इस आग्रह के लिए उन्होंने लेखकों और कवियों का आह्वान किया कि आइए आप हिंदी में लिखिए और सरस्वती पत्रिका में आप प्रकाशित करवाइए। आप एक बार कोशिश कीजिए, मैं उसकी भाषा को सुधारने की कोशिश करूँगा। और सचमुच यही हुआ। द्विवेदी जी की प्रेरणा से कई कवि सामने आए, उन्होंने अपनी रचनाएं सरस्वती में भेजी। प्रारंभ में हिंदी की व्याकरणिक त्रुटियों को द्विवेदी जी ने बड़े मनोयोग से दूर किया। धीरे धीरे
यह प्रवृत्ति विकसित होती चलेगी। लेखक स्वप्रेरणा से भी हिंदी में रचनाएं करने लगे और उनकी प्रेरणा से जो लेखक, जो कवि सामने आए, उनमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है मैथिली शरण गुप्त का। 1912 में उनका साकेत नहीं, उनका भारत भारती जो काव्य है वो प्रकाशित हुआ। भारत भारती में एक तरह से उन्होंने सूत्रपात कर दिया, शंखनाद कर दिया भारतीयता का, राष्ट्रीय चेतना का, राष्ट्रीय भावना का। उन्होंने बताया कि हम क्या थे और अब क्या हो गए हैं। अगर यही स्थिति रही और हमने कोशिश नहीं की तो हम रसातल में चले जाएंगे। तो भारत भारती एक तरह से शंखनाद था, लोगों में जान फूंकने का, प्राण फूंकने का, कि आइए खड़े हो जाइए, देश के लिए कुछ कीजिए, देश सेवा के लिए समर्पित हो जाइए। तो भारत भारती से एक तरह से राष्ट्रीय कविता की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे अगले 10-20 वर्षों में साकेत जैसा महाकाव्य लिखा। जैसा कि मैंने बताया था कि नारी सम्मान के प्रति द्विवेदी युग की कविता उसके पक्ष में खड़ी हुई है। तो साकेत में जो प्रेरणा मिली थी मैथिली शरण गुप्त को, वो ये थी कि उर्मिला उपेक्षित पात्र रही है रामायण में, तो उसको भी ध्यान में रखकर कविता होनी चाहिए, उनको भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। और साकेत आप जानते हैं कि द्विवेदी युग का ही क्या, पूरे हिंदी साहित्य का एक आभूषण है, जिसको आज भी और एमए लेवल तक मैं कहता हूँ कि विद्यार्थी उसको पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए भी। इसी तरह एक और कवि हुए हरिओध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, जिन्होंने प्रिय प्रवास जैसा महाकाव्य लिखा। कहा जाता है और अब तो ये सिद्ध भी है कि प्रिय प्रवास ही हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। राधा और कृष्ण की जो लौकिक कथा है उस पर यह आधारित है, किस तरह से राधा और कृष्ण समाज सेवी बनकर उभरते हैं और एक तरह से समाज सुधार का जो बीड़ा उठाया था हमारे नेताओं ने, वह साहित्य में परिलक्षित होता साफ दिखाई दे रहा था। प्रिय प्रवास बड़ा लोकप्रिय हुआ और एक प्रेरणा मिली हमें कि हम अतीत के उन प्रसंगों को, हमारे पौराणिक प्रसंगों को, ऐतिहासिक प्रसंगों को, जो हमारी धरोहर रहे हैं, जो हमें जो हमारे गौरव का कारण है, उनको नए ढंग से भी कविता में लाया जा सकता है। और यह प्रवृत्ति धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ी। स्वयं मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य के अलावा यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी जैसे खंड काव्य भी लिखे, जो काफ़ी लोकप्रिय है। और इन सब में एक बात साफ नजर आई कि किस तरह से हम अपने देश के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित कर सकते हैं, हम अपनी मातृभूमि से प्यार कर सकते हैं। ये सब बातें राष्ट्रीयता की इस प्रवृत्ति में द्विवेदी युग की कविता में परिलक्षित होती हैं। एक बात और जो प्रमुख रूप से द्विवेदी युग में आई और द्विवेदी जी खुद इसका आग्रह करते थे, और वो यह थी कि हम जिन रूढ़ियों और बंधनों और अंधविश्वासों, आडंबरों में फंसे हुए थे, वह अब नए इस समाज में ग्राह्य नहीं है, उसको त्याग देना ही उचित है। और इसके लिए एक जो बड़ा काम किया हमारे सामाजिक धार्मिक जो सुधारक थे, जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगा कि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस के स्वामी विवेकानंद जी, थियोसॉफिकल सोसाइटी श्रीमती एनी बेसेंट, प्रार्थना समाज केशव रानाडे और केशव चंद्र सेन जैसे जो समाज सुधारक हमारे यहाँ हुए, उन्होंने इस कार्य को बहुत पहले से आरंभ कर रखा था। उनके इस कार्य से एक नई चेतना, एक सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतना की लहर हमारे भारतीय समाज में व्याप्त थी। उस चेतना को द्विवेदी युग के कवियों ने अपनी कविताओं का माध्यम बनाया और एक तरह से कहते हैं कि समाज सुधार, नीति और आदर्श की बातें इस काव्य में परिलक्षित होती हैं। तो यह भी एक बड़ी प्रवृत्ति है द्विवेदी युग की कि सामाजिक आचार संहिता, आदर्श, नीति और उपदेश इस कविता में आपको दिखाई देंगे। लगभग सभी कवियों ने इस ओर ध्यान दिया है। तीसरी जो बात है, जो सबसे पहली है, सबसे प्रमुख होनी चाहिए आज के दिन, कि वो है स्त्री सम्मान। स्त्री को एक भोग्या के रूप में रीतिकाल के कवियों ने देखा। रीतिकाल की कविता कला की दृष्टि से भले ही कितनी उच्च कोटि की हो, लेकिन उसके जो विषय हैं और स्त्री की जिस तरह से उन्होंने चित्रण किया है, वो एक सभ्य समाज में बिल्कुल मान्य नहीं हो सकती। स्त्री के केवल शारीरिक सौंदर्य पर ही उनके चित्र आए, जो
उस समय के रसिक सामंतों को तो रुचिकर लगा, किंतु एक आम जनता में जो एक चरित्र का जो उत्थान होना चाहिए वो नहीं हो सकता था। एक दरबारी कविता वो बनकर रह गई थी। उससे निकाल कर द्विवेदी के कवियों ने कविता को उच्च धरातल पर रखा और साथ ही स्त्री के सम्मान को भी। सभी कविताओं में आप देखिए स्त्री के सम्मान की बात है, स्त्री के गौरव की रक्षा करने की बात कही गई है। और इसका एक और कारण है ऐसी चीज़ें आने का, वो है हमारे जो सुधारक थे उन्होंने भी स्त्री शिक्षा पर बड़ा बल दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ये सारे के सारे जो सुधारक थे ये सब स्त्री शिक्षा के प्रति समर्पित थे, स्त्री के सम्मान की बात करते थे। और वो जो पौराणिक और जो हमारी स्मृतियों में जो बात आती थी, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसको साक्षात कर रहे थे। और इतिहास और पौराणिक प्रसंगों से ऐसी महिलाओं को सामने ला रहे थे जिनसे हमें प्रेरणा मिलती थी। साकेत में उर्मिला का चरित्र तो है ही है, साथ ही सीता का चरित्र भी कितना उदात्त है, कितना आदर्श है। वो कहती भी है, मुझे तो जंगल में ही राजभवन मन भाया। जब वो वन में रहती हैं वनवास के दौरान, तो वन को ही उन्होंने अपना राजभवन मान लिया और पशु पक्षियों और वहाँ की प्रकृति से ऐसे जुड़ गई जैसे सामान्य आदमी जुड़ता है, और उसको उसी में आनंद आ रहा था। तो ये जो एक सामान्य स्त्री को उच्च धरातल पर ले जाने वाली बात है वो इस कविता में मिलती है। इसके आगे एक और प्रवृत्ति है द्विवेदी युग में, और वो है प्रकृति चित्रण की। प्रकृति को हमेशा आलम्बन रूप में, उद्दीपन रूप में लिया गया, लेकिन प्रकृति का स्वच्छंद चित्रण नहीं हुआ। प्रकृति के साथ जुड़कर प्रकृति की बातें लिखना द्विवेदी युग के कवियों ने ही सामने लाए। हमारी प्रकृति के मनोहर चित्र द्विवेदी युग की कविता में आए, और खासकर इसमें श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय जैसे जो कवि हैं, ये लोग सामने आए और उन्होंने प्रकृति के अच्छे मनोहर चित्र अपनी कविता में खींचे। एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे भाषा के बारे में मैंने बात कर दी कि इस युग की कविता में भाषा हिंदी बन गई थी। अच्छे संकेत थे कि गद्य पद्य दोनों की एक भाषा हुई, और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान था वो द्विवेदी जी का ही था। उसके योगदान को हम भुला नहीं सकते। द्विवेदी जी हालांकि सृजन के क्षेत्र में उतने आगे नहीं आए जितने कि एक नेतृत्व के रूप में वो आ गए। उन्होंने बड़ी मेहनत की, लगभग 15-16 वर्ष उन्होंने सरस्वती के माध्यम से हिंदी की बड़ी सेवा की। उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उसके कारण ही आधुनिक हिंदी कविता आज इस स्थल पर खड़ी है, जिस पर हमें गर्व है। एक और मैं हिंदी कविता के संदर्भ में द्विवेदी युग की प्रवृत्ति के बारे में बताऊंगा कि काव्य वैविध्य बड़ा हुआ। पहले मुक्तक के रूप में कविताएं रची जा रही थी भारतेंदु युग में भी और रीतिकाल में भी, लेकिन अब क्योंकि अतीत के प्रसंगों को भी सामने लाया जा रहा था, हमारे गौरव को, हमारे ऐतिहासिक गौरव को सामने लाया जा रहा था, तो प्रबंध काव्य रचे जाने लगे थे। महाकाव्य जैसे मैंने बताया गुप्त जी ने और इन्होंने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने रचे। खंड काव्य भी रचे गए इसमें। ऐसा नहीं कि मुक्तक कविताएं नहीं लिखी, मुक्तक कविताएं भी लिखी गई। तो एक तरह से काव्य वैविध्य का विस्तार हुआ। मुक्तक और प्रबंध दोनों में काव्य रचनाएं की जाने लगी। इसके अलावा छंदों में भी वैविध्य आया, और पहले जो दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई आदि चल रहे थे, उसके साथ साथ संस्कृत वर्णवत्तों, हरि गीतिका, इंद्र वज्रा आदि जो छंद हैं ये सामने आने लगे। तो छंदों में वैविध्य आया। बस एक बात जो रही वो ये रही कि क्योंकि शुरुआत थी, हिंदी में कविता की दृष्टि से जो लालित्य आना चाहिए था, जो सूक्ष्म भावों की व्यंजना होनी चाहिए थी, उसमें ज़रूर यह कविता थोड़ी सी पीछे रह गई। और इसका कारण भी है क्योंकि भाई सुधार का काल था। रामविलास शर्मा ने तो इसको जागरण सुधार काल कहा ही है। तो सुधार काल में और नई नई भाषा के उसमें कविता को लाना, तो ये स्वाभाविक था कि ऐसी सूक्ष्म भावनाएं, सूक्ष्म व्यंजनाएं इतनी जल्दी कविता में नहीं आ सकती थी। तो ये एक ज़रूर इसका हिस्सा रहा, और इसीलिए इस कविता को इतिवृत्तात्मक कहा जाता है। इतिहास के वृत्तांतों को इसमें लाया गया, तो सीधी सपाट बातें जो है इसमें आई, लेकिन संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का भरपूर प्रयोग हुआ। कई बार तो वो अटपटी से लगती है, लेकिन इससे रास्ता ज़रूर खुला कि हिंदी का विकास जो है तय हो गया, और इसका जो आने वाला समय था वो हिंदी के शीर्ष का समय था, और आप सब उससे परिचित हैं कि वो छायावाद का काल था। तो अगले लेक्चर में हम छायावाद के काव्य के बारे में बात करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।